हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फोर्स योरसेल्फ टू इम्प्रूव बी स्कॉट एच यंग। यह किताब इस बारे में है कि हम बिना मोटिवेशन का इंतजार किए सिस्टम और सही सोच के जरिए खुद को बेहतर बनने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं। अब एक बात बताऊं, ज्यादातर लोग सुधार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अटके रहते हैं। आप भी शायद यही सोचते होंगे कि बस थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए, बस मन बन जाए, बस सही दिन आ जाए और फिर सब बदल जाएगा। लेखक यहीं पहले झटके में पकड़ लेते हैं। वो साफ कहते हैं कि मोटिवेशन भरोसे के लायक चीज नहीं है। आज है, कल नहीं। आज जोश में जिम ज्वाइन किया, कल बारिश हो गई तो बहाना मिल गया। आज किताब खोल ली, कल मोबाइल ने जीत लिया। लेखक का पहला मूल विचार यही है कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से आग जले तब आप काम करेंगे, तो आप बहुत लंबे समय तक वहीं खड़े रहेंगे। सुधार करने वाले लोग आग का इंतजार नहीं करते, वो लकड़ी इकट्ठा करते हैं और माचिस सिस्टम से जलाते हैं। लेखक एक लाइन लिखते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अब इसे जरा दिल से समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य बेकार हैं, बल्कि ये कि आपका रोज का ढांचा, आपकी आदतें, आपका माहौल तय करता है कि आप कहां गिरेंगे या उठेंगे। अगर आपका सिस्टम ढीला है तो सबसे बड़ा सपना भी आपको बचा नहीं सकता, और अगर सिस्टम टाइट है तो बिना ज्यादा जोश के भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अब सोचिए एक साधारण इंसान की, मान लीजिए नाम है रोहित। नौकरी का दबाव, घर की जिम्मेदारी, फोन में अनंत स्क्रॉल। रोहित भी हर रविवार सोचता है, अब से मैं खुद पर काम करूंगा। सोमवार आता है, बॉस का मेल, थकान और वही पुरानी जिंदगी। लेखक कहते हैं, रोहित की समस्या आलस नहीं है, उसकी समस्या यह है कि उसने खुद को सुधारने का बोझ अपनी इच्छा शक्ति पर डाल दिया है। इच्छा शक्ति सीमित होती है, समझे? जैसे मोबाइल की बैटरी। दिन भर के फैसले, तनाव, डर सब उसे खा जाते हैं। पहले अध्याय में लेखक बार बार एक ही बात अलग अलग कोण से समझाते हैं कि खुद को सुधारने के लिए आपको फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन ये जबरदस्ती डंडे वाली नहीं है, ये चालाक जबरदस्ती है। खुद के लिए ऐसे नियम बनाना जिनसे बचना मुश्किल हो जाए। जैसे, अगर आपको पढ़ना है तो टीवी के सामने किताब मत रखिए, बल्कि फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें अपने माहौल को बदलना चाहिए। माहौल बदला तो व्यवहार अपने आप बदलेगा। एक और अहम लाइन आती है, इफ यू वांट टू चेंज योर बिहेवियर, चेंज द एनवायरनमेंट दैट शेप्स इट। इसका भाव यह है कि आप जितना अपने आप को समझाने में थक रहे हैं, उतना अगर आप अपने आसपास की चीजों को थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लें तो आधा काम हो जाएगा। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म घड़ी को बिस्तर से दूर रखिए। अगर आपको फालतू खर्च रोकना है तो शॉपिंग एप्स डिलीट कर दीजिए। ये छोटे छोटे धक्के हैं जो आपको सही दिशा में धकेलते हैं। लेखक यहां एक गलतफहमी भी तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि खुद को मजबूर करना मतलब खुद से सख्ती, खुद से नफरत या खुद को कोसना। नहीं, लेखक साफ कहते हैं कि यह सम्मान का काम है। जब आप खुद को सुधारने के लिए सिस्टम बनाते हैं तो आप अपने भविष्य वाले रूप का सम्मान कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, मैं आज थोड़ा असहज रह लूंगा ताकि कल की जिंदगी बेहतर हो। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, सिस्टम बना लिया, लेकिन शुरू कहां से करें? लेखक पहले अध्याय में यही बताते हैं कि शुरुआत बहुत छोटी और बहुत साफ होनी चाहिए। कोई विशाल प्लान नहीं, कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं, बस इतना कि आप आज क्या कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रोज एक पेज पढ़ना, रोज 5 मिनट लिखना, रोज पुश अप्स। लेखक कहते हैं कि सुधार की असली ताकत निरंतरता में है, न कि तीव्रता में। एक और जरूरी बात जो यहां सामने आती है वो है दर्द और असहजता। लेखक बिल्कुल ईमानदारी से कहते हैं कि सुधार आरामदायक नहीं होता। अगर सब कुछ आसान होता तो हर कोई बेहतरीन जिंदगी जी रहा होता। वो लिखते हैं, इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स डिस्कम्फर्ट। इफ इट डजंट हर्ट अ लिटिल, यू आर प्रॉब्ली नॉट ग्रोइंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को तोड़ डालें,
बल्कि ये कि थोड़ी बेचैनी सही दिशा का संकेत है। रोहित के जीवन में यहां एक छोटा बदलाव आता है। वो तय करता है कि वो रोज ऑफिस से आने के बाद टीवी ऑन करने से पहले 10 मिनट कुछ सीखेगा। पहले दिन मन नहीं करता, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन उसने टीवी का रिमोट अलमारी में बंद कर दिया है। ये छोटी सी चाल उसे मजबूर करती है। 10 मिनट कब 20 हो जाते हैं उसे खुद पता नहीं चलता। लेखक पहले अध्याय के अंत तक पाठक को यह समझा देते हैं कि सुधार कोई भावनात्मक उछाल नहीं है, यह एक व्यावहारिक समझ है। आपको खुद को ही चकमा देना होगा, अपने आलसी भविष्य को पहले से मात देनी होगी। सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि यही तरीका आपको फिर से पर ले आता है। एक समय में एक सिस्टम, एक आदत, एक छोटा दबाव। और जब आप यह सब पढ़ते पढ़ते थोड़ा भारी महसूस करने लगें तो लेखक एक सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस कल से थोड़ा बेहतर बनना है, आज से एक कदम आगे। यही सोच आपको अगले अध्याय की ओर ले जाती है, जहां लेखक ये दिखाने वाले हैं कि जब सिस्टम बन जाए तो उसे लंबे समय तक टिकाए कैसे रखा जाए। और यहीं पर कहानी एक हल्के से विराम पर रुकती है, ताकि आप खुद से पूछ सकें, अगर आज मुझे खुद को मजबूर करने का एक छोटा सा मौका मिले तो मैं किस दिशा में पहला कदम रखूंगा। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, पहले हिस्से में जो सिस्टम बनाने की बात हुई थी वो सुनने में सही लगती है, लेकिन मन के किसी कोने में एक आवाज अभी भी रहती है। वही आवाज जो कहती है, ठीक है, शुरू तो कर लिया, लेकिन ये कब तक चलेगा। लेखक यहीं दूसरे अध्याय में असली खेल शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग शुरुआत में नहीं हारते, वो बीच में हारते हैं। और इसकी वजह आलस नहीं, बल्कि गलत अपेक्षाएं होती हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने खुद को सुधारने का फैसला कर लिया है तो अब हर दिन अच्छा लगेगा, हर दिन प्रगति दिखेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर दिन बेहद साधारण होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे, और बहुत कम दिन ऐसे होंगे जब आपको लगेगा कि वाह, आज तो मजा आ गया। लेखक एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली बात कहते हैं, मोस्ट इंप्रूवमेंट हैपेंस व्हेन यू फील नथिंग स्पेशल। इसका मतलब यह है कि सुधार का असली काम उस दिन होता है जब न जोश होता है, न प्रेरणा, न तारीफ। बस आप काम करते हैं क्योंकि वो आपके सिस्टम का हिस्सा है। जैसे दांत साफ करना। आप रोज सुबह ये सोचकर ब्रश नहीं करते कि आज मुझे ब्रश करने की मोटिवेशन है। आप करते हैं क्योंकि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। यही लेखक पहचान की बात लेकर आते हैं, जो इस अध्याय का दिल है। वो कहते हैं कि जब तक आप खुद को अंदर से वही पुराना इंसान मानते रहेंगे, तब तक कोई भी सिस्टम लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप अगर बार बार खुद से कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आपका दिमाग इसे अस्थायी मानता है। लेकिन अगर आप कहना शुरू कर दें, मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज सीखता है, तो व्यवहार धीरे धीरे उस पहचान के साथ मेल खाने लगता है। एक लाइन आती है जो यहां रुककर पढ़ने लायक है, योर एक्शंस डोंट जस्ट रिफ्लेक्ट हु यू आर, दे क्रिएट हु यू आर। अब इसे जरा दिल में उतारिए। इसका मतलब यह है कि आप पहले बदलते नहीं हैं और फिर काम करते हैं। उल्टा होता है, आप छोटे छोटे काम करते हैं और वही काम मिलकर आपकी नई पहचान बना देते हैं। अब फिर से रोहित की जिंदगी में चलते हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। शुरुआत में जो उत्साह था वो अब नहीं है। ऑफिस का काम वही है, थकान वही है। एक दिन वो सोचता है, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन यहां सिस्टम काम करता है। रोहित ने खुद से ये वादा नहीं किया कि वो रोज 1 घंटा सीखेगा। उसने बस ये तय किया था कि वो ना करने का विकल्प मुश्किल बनाएगा। 10 मिनट का नियम, चाहे मन हो या न हो। लेखक इस जगह पर एक बहुत व्यावहारिक फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई आदत छोड़ना आसान लगने लगे तो समझ लीजिए आपने उसे सही तरीके से डिजाइन किया है। अगर छोड़ना बहुत आसान है तो सिस्टम कमजोर है। इसलिए वो सलाह देते हैं कि हर आदत के साथ एक डिफॉल्ट एक्शन जोड़ो। यानी अगर दिमाग सोचने लगे
तो पहले से तय एक छोटा काम कर लो। जैसे अगर पढ़ने का मन नहीं है तो बस किताब खोलकर एक पैराग्राफ पढ़ो। बस अक्सर वही एक पैराग्राफ आपको आगे खींच लेता है। यहां एक आम गलती भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि सुधार का मतलब लगातार खुद को पुश करना, खुद पर गुस्सा करना। लेखक साफ कहते हैं कि यह तरीका आपको जला देगा। वो लिखते हैं, डिसिप्लिन इजंट अबाउट पनिशमेंट, इट्स अबाउट कमिटमेंट। मतलब अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये अपने आप से किया हुआ समझौता है। एक और गहरी बात यहां निकलकर आती है, असफलता से रिश्ता। लेखक कहते हैं कि जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो असफलता से डरते नहीं, वो उसे डेटा की तरह देखते हैं। अगर आप एक दिन चूक गए तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं। सवाल ये होना चाहिए कि यह सिस्टम कहां ढीला था। शायद लक्ष्य बड़ा था, शायद समय गलत चुना, शायद माहौल साथ नहीं दे रहा था। रोहित एक दिन सच में चूक जाता है। पूरा दिन निकल जाता है और वो अपना 10 मिनट भी नहीं कर पाता। पहले वाला रोहित खुद को कोसता, हार मान लेता। लेकिन अब वो किताब की इस बात को याद करता है कि एक दिन का फेल होना पहचान को नहीं तोड़ता। वो अगली सुबह फिर वही छोटा कदम उठाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई गिल्ट नहीं। लेखक इस अध्याय के अंत में एक बेहद सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको लगातार आगे बढ़ते रहने की जरूरत नहीं है, बस रुकना नहीं है। सुधार की राह में सबसे खतरनाक चीज गिरना नहीं है, बल्कि रुक जाना है। और यहीं पर यह एहसास गहराने लगता है कि खुद को सुधारना कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी पैदल यात्रा है। और अगला कदम यही सीखना है कि इस यात्रा में ऊर्जा, ध्यान और फोकस को कैसे संभाला जाए, क्योंकि वहीं से असली चुनौतियां शुरू होती हैं। एक समय के बाद एक अजीब सी थकान आती है, बाहर से नहीं, अंदर से। काम चल रहा होता है, सिस्टम भी बना होता है, आदतें भी किसी तरह टिक रही होती हैं, लेकिन मन कहता है, बस अब नहीं। लेखक यहीं पर एक बहुत जरूरी सच सामने रखते हैं, जिसे ज्यादातर लोग या तो समझते नहीं या मानना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी सीमा समय नहीं है, ताकत नहीं है, बल्कि ध्यान है। आप दिन में 24 घंटे के मालिक हैं, लेकिन आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो वो 24 घंटे भी किसी काम के नहीं। एक लाइन आती है जो यहां दिमाग में गूंजती है, इंप्रूवमेंट इजंट लिमिटेड बाय एफर्ट बट बाय अटेंशन। इसका मतलब ये है कि आप कितना कर सकते हैं, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, बल्कि इस पर करता है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को कहां खर्च कर रहे हैं। ज्यादातर लोग खुद को सुधारने की कोशिश करते करते खुद को ही थका डालते हैं, क्योंकि वो हर दिशा में थोड़ा थोड़ा खींचते रहते हैं। अब जरा अपने दिन को देखिए। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशन, दूसरों की जिंदगी, खबरें, तुलना। दिमाग बिना पूछे 100 जगह दौड़ चुका होता है। लेखक साफ कहते हैं कि अगर आप सुधार को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस चीज पर ध्यान नहीं देंगे। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन असली प्रगति त्याग से आती है। रोहित को ही देख लीजिए। पहले वो सोचता था कि वो सब कुछ कर लेगा, फिटनेस, स्किल, पढ़ाई, साइड प्रोजेक्ट। नतीजा कुछ भी ढंग से नहीं। लेखक यहां एक सीधा नियम देते हैं, सीमित मोर्चे चुनो, एक समय पर एक बड़ा फोकस। वो कहते हैं कि जब आप बहुत सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं तो दिमाग को कोई साफ जीत नहीं मिलती, और बिना जीत के दिमाग थक जाता है। यहां एक बहुत अहम अंग्रेजी पंक्ति आती है, फोकस ग्रोज व्हेन चॉइसेस श्रिंक। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने विकल्प कम करते हैं तब आपका ध्यान गहरा होता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने दिन में कुछ ऐसे समय तय करो जहां विकल्प ही ना हो। जैसे सुबह का पहला घंटा सिर्फ एक काम के लिए, न फोन, न मेल, न बहाने। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मन तो फिर भी भटकता है। लेखक इस पर बहुत ईमानदार हैं। वो कहते हैं कि मन का भटकना कोई खराबी नहीं है, ये इंसानी स्वभाव है। गलती तब होती है जब आप हर भटकाव के पीछे चल पड़ते हैं। समाधान ये नहीं कि आप भटकाव खत्म कर दें, बल्कि ये है कि आप वापस लौटने की आदत डालें। रोहित जब बैठकर सीखने लगता है तो उसका मन बार
बार फोन की तरफ जाता है। पहले वो खुद से लड़ता था, अब उसने एक छोटा नियम बनाया है। अगर मन भटके तो बस सांस पर ध्यान दो और काम पर लौट आओ। कोई गुस्सा नहीं, कोई हार नहीं। लेखक इसे जेंटल रिटर्न कहते हैं, खुद को डांट कर नहीं, बल्कि हाथ पकड़कर वापस लाना। यहां लेखक ऊर्जा की बात करते हैं, जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। वो कहते हैं कि आप हर समय खुद को पुश नहीं कर सकते। सुधार के लिए आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। अगर आप थके हुए दिमाग से खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होंगे, बढ़ने की नहीं। एक लाइन यहां बहुत चुपचाप दिल में उतरती है, रेस्ट इसेंट क्विटिंग, इट्स रिफ्यूलिंग। इसका मतलब यह है कि आराम हार मानना नहीं है, ये अगली उड़ान की तैयारी है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि जानबूझकर ब्रेक लो, बिना अपराध बोध के। धीरे धीरे रोहित को फर्क दिखने लगता है। वो ज्यादा काम नहीं कर रहा, लेकिन जो कर रहा है उसमें मौजूद है। पहले जहां दिमाग हर वक्त बिखरा रहता था, अब थोड़ी थोड़ी शांति आने लगी है। उसे समझ में आने लगता है कि सुधार का मतलब खुद को निचोड़ना नहीं है, बल्कि खुद को सही जगह लगाना है। और यहीं एक गहरी सच्चाई सामने आती है, अगर आपका ध्यान आपके काबू में नहीं है तो आपका सुधार भी आपके काबू में नहीं होगा। यही एहसास अगले मोड की तरफ ले जाता है, जहां सवाल ये नहीं रह जाता कि आप कितना कर सकते हैं, बल्कि ये बन जाता है कि आप कब रुकें, कब आगे बढ़ें और कब खुद को संभालें, क्योंकि वही समझ आगे की यात्रा को तय करने वाली है। एक अजीब सी जगह आती है इस पूरी प्रक्रिया में, जहां बाहर से देखने पर लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर कुछ भारी सा है। आप काम कर रहे हैं, सिस्टम भी निभा रहे हैं, ध्यान भी पहले से बेहतर है, फिर भी मन में एक सवाल उठता है, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? लेखक इसी सवाल को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यहीं से ज्यादातर लोग चुपचाप टूटते हैं। बाहर से नहीं, अंदर से। वो कहते हैं कि सुधार सिर्फ आदतों और फोकस का खेल नहीं है, ये अर्थ का भी खेल है। अगर आपके काम के पीछे कोई अर्थ नहीं है तो सबसे मजबूत सिस्टम भी एक दिन ढह जाता है। और ये अर्थ कोई बड़ा दर्शन नहीं होता, कोई भारी भरकम जीवन उद्देश्य नहीं। अक्सर वो बहुत साधारण होता है, लेकिन निजी होता है। एक लाइन यहां बहुत सीधी चोट करती है, पीपल डोंट क्विट बिकॉज इट्स हार्ड, दे क्विट बिकॉज इट फील्स मीनिंगलेस। इसका मतलब ये है कि इंसान दर्द सह लेता है, थकान सह लेता है, लेकिन बेकारपन का एहसास नहीं सह पाता। अगर आपको लगने लगे कि आप बस कर रहे हैं बिना जाने कि क्यों, तो मन धीरे धीरे हाथ खींच लेता है। रोहित को ही देखिए, कुछ हफ्तों से वो लगातार सीख रहा है, खुद को संभाल रहा है, लेकिन एक शाम उसे लगता है कि वो बस मशीन बन गया है। काम, अभ्यास, नींद सब सही, लेकिन दिल खाली। पहले वो इस खालीपन से डर जाता, खुद को दोष देता। अब वो रुकता है और किताब की एक बात याद करता है, सुधार का मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं है, कभी कभी सवाल पूछना भी है। लेखक यहां सलाह देते हैं कि आप समय समय पर खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, मैं क्या सीख रहा हूं? दूसरा, ये मेरी जिंदगी को कैसे बेहतर बना रहा है? और तीसरा, अगर कोई न देखे तब भी क्या मैं इसे करना चाहूंगा? ये सवाल आपको जवाब नहीं देते, ये आपको ईमानदारी देते हैं। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाया जाता है, बाहरी दबाव और अंदरूनी ड्राइव का फर्क। जब आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए सुधार करते हैं तो आपकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप खुद के लिए करते हैं तो रफ्तार भले धीमी हो, दिशा साफ रहती है। एक अंग्रेजी पंक्ति आती है जो यहीं टिक जाती है, लास्टिंग चेंज कम्स फ्रॉम इंटरनल रीजंस, नॉट एक्सटर्नल प्रेशर। इसका भाव यह है कि जब तक बदलाव अंदर से नहीं जुड़ा, वो टिकेगा नहीं। रोहित अब अपने अभ्यास में थोड़ा बदलाव करता है। वो सिर्फ सीखने के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसे लागू करने की कोशिश करता है। जो पढ़ता है उसे अपने काम में इस्तेमाल करता है। पहली बार उसे लगता है कि ये सब किसी और के लिए नहीं, उसके अपने लिए है। यही जगह है जहां सुधार बोझ से हल्केपन में बदलने लगता है। लेखक यहां एक और आम गलती की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि सुधार हमेशा आगे बढ़ने जैसा दिखना चाहिए,
लेकिन कई बार असली सुधार रुकने में होता है, कुछ चीजों को छोड़ने में, कुछ अपेक्षाओं को गिराने में। अगर आप हर समय बेहतर बनने की होड़ में हैं, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे और असंतोष धीरे धीरे जहर बन जाता है। इसलिए वो सलाह देते हैं कि अपनी प्रगति को सिर्फ परिणामों से मत नापिए। अपने इरादे, अपनी ईमानदारी और अपनी निरंतरता को भी गिनिए। वो कहते हैं कि अगर आपने आज सही वजह से काम किया तो दिन सफल है, भले ही नतीजा छोटा हो। धीरे धीरे रोहित के अंदर एक स्थिरता आने लगती है। अब वो हर दिन खुद को साबित करने नहीं निकलता, वो बस अपना काम करता है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ साधारण, लेकिन अब उसे हर दिन खुद से लड़ना नहीं पड़ता। और यहीं एक बहुत शांत लेकिन मजबूत एहसास जन्म लेता है कि सुधार का असली मकसद खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद के साथ तालमेल बनाना है। जब ये तालमेल बनने लगता है, तब अगली चुनौती सामने आती है। वो चुनौती जहां बाहरी दुनिया, लोग और परिस्थितियां आपके बनाए सिस्टम को हिलाने की कोशिश करती हैं। और वही अगला मोड़ तय करता है कि आप सिर्फ बेहतर बन रहे हैं या सच में मजबूत बन रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी अंदरूनी तैयारी ठीक होती है, सिस्टम भी काम कर रहा होता है, वजह भी साफ होती है, और तभी बाहर की दुनिया दखल देने लगती है। लोग, परिस्थितियां, अचानक आई जिम्मेदारियां, वही चीजें जिनके लिए आपने कभी साइन अप नहीं किया था, लेकिन जो फिर भी आपकी जिंदगी में आ जाती हैं। लेखक इस हिस्से में बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि असली परीक्षा यहीं शुरू होती है। खुद को सुधारना अकेले में आसान होता है, लेकिन दुनिया के बीच टिके रहना मुश्किल। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग तब नहीं टूटते जब वो अकेले होते हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब उन्हें समझाया जाता है, टोका जाता है, तुलना दिखाई जाती है। कोई कह देता है, इतना सीरियस क्यों हो? कोई हंसकर बोल देता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? और धीरे धीरे आपके अंदर वो छोटी सी आवाज उठती है, शायद ये सब जरूरी नहीं है। एक लाइन यहां बहुत गहराई से चुभती है, योर एनवायरनमेंट विल ऑलवेज ट्राई टू पुल यू बैक टू हु यू यूज्ड टू बी। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने आपको पुराने रूप में देखा है, उनके लिए आपका बदलना असहज होता है। वो जानबूझकर नहीं, आदत से आपको वापस खींचते हैं। रोहित को ही देखिए, ऑफिस में लोग अब उसे थोड़ा अलग देखने लगे हैं। पहले जो लंच ब्रेक में गपशप करता था, अब कभी कभी अकेले बैठकर पढ़ लेता है। कोई ताना मार देता है, कोई मजाक। घर पर भी सवाल आते हैं, इतना बदलने की क्या जरूरत है? पहले ये बातें उसे हिला देती थीं। अब वो किताब की एक बात याद करता है, अगर आप हर प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेने लगेंगे, तो आपकी दिशा कोई और तय करेगा। लेखक यहां एक बहुत काम का सिद्धांत बताते हैं। वो कहते हैं कि आपको हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सुधार का रास्ता शांत होता है। अगर आप हर मोड़ पर सफाई देंगे, तो थक जाएंगे। कई बार चुप रहना, मुस्कुरा देना और अपने काम पर लौट आना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां रुकने लायक है, कंसिस्टेंसी बीट्स एक्सप्लेनेशन। इसका भाव यह है कि लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी निरंतरता से यकीन करेंगे। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन समय के साथ। अब बात आती है परिस्थितियों की। अचानक कोई बीमारी, कोई पारिवारिक दबाव, काम का ओवरलोड। लेखक बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि ऐसे समय में सिस्टम टूटता नहीं, बल्कि बदलता है। जो लोग सुधार को छोड़ देते हैं, वो अक्सर ये सोचते हैं कि अब सब बर्बाद हो गया। लेकिन जो टिके रहते हैं, वो स्केल डाउन करना जानते हैं। यहां एक बेहद व्यावहारिक सलाह दी जाती है। अगर हालात बिगड़ जाए, तो लक्ष्य मत छोड़ो, तरीका छोटा कर दो। पहले जो 1 घंटा था, उसे मिनट कर दो। पहले जो रोज था, उसे हफ्ते में 3 दिन कर दो। लेखक कहते हैं कि सुधार का मतलब परफेक्ट रूटीन नहीं, बल्कि रूटीन से रिश्ता बनाए रखना है। रोहित के घर में कुछ समय के लिए माहौल ठीक नहीं रहता। पहले वो सोचता कि अब सब छूट जाएगा, लेकिन फिर वो सिर्फ एक चीज पकड़कर रखता है, रोज का छोटा अभ्यास। कुछ दिन वो बस बैठकर सोचता है, कुछ दिन पढ़ता भी नहीं, लेकिन वो कड़ी पूरी तरह तोड़ता नहीं। यही चीज बाद में उसे वापस रफ्तार पकड़ने में मदद करती है। लेखक यहां मानसिक मजबूती की बात करते हैं,
लेकिन किसी भारी शब्दों में नहीं। वो कहते हैं कि मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप कभी डगमगाए नहीं। मजबूती का मतलब है कि आप डगमगाने के बाद खुद को फिर से सीधा करना जानते हैं। एक और लाइन यहां दिल में ठहर जाती है। Resilience is built by returning, not by never falling। इसका मतलब यह है कि आप कितनी बार लौटे, यही आपकी असली ताकत बनाता है। यहां एक आम जाल की भी बात होती है, तुलना। जब आप खुद को सुधारना शुरू करते हैं तो सोशल मीडिया, आस पास के लोग सब आपकी तुलना किसी और से कर देते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि तुलना सुधार को जहर बना देती है। आप किसी और की मंजिल देखकर अपनी राह को छोटा समझने लगते हैं। इसका हल बहुत सरल बताया गया है। अपनी प्रगति को अपने पुराने रूप से तुलना करो, किसी और से नहीं। अगर आज का आप पिछले महीने के आप से थोड़ा भी बेहतर है तो आप सही दिशा में हैं। धीरे धीरे रोहित के अंदर एक अलग तरह का भरोसा आने लगता है। वो हर झटके से डरता नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल अब पहले जितना भारी नहीं लगता। वो जानता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये उसका है। और यही कहानी एक और गहरे मोड़ की तरफ बढ़ती है, क्योंकि जब आप बाहर की आवाजों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं, तब सबसे तेज आवाज अंदर से आती है। वही आवाज जो कहती है, बस इतना ही, और क्यों नहीं, अब आगे क्या। और वही सवाल अगली समझ की नींव रखते हैं, जहां सुधार सिर्फ आदत नहीं बल्कि पहचान से आगे बढ़कर जीवन का स्वभाव बनना शुरू करता है। अब यहां आकर एक और परत खुलती है, और सच बताऊं तो ये परत सबसे ज्यादा असहज करने वाली होती है, क्योंकि अब तक जो चुनौतियां थीं वो बाहर से आती थीं, लोग, हालात, समय। लेकिन अब लड़ाई अंदर शिफ्ट हो जाती है। लेखक कहते हैं कि जब आप कुछ समय तक लगातार खुद पर काम कर लेते हैं तो एक अजीब सा भ्रम पैदा होता है। आपको लगने लगता है कि अब तो मैं समझ गया हूं, अब तो मैं कंट्रोल में हूं। और यही जगह सबसे खतरनाक होती है। वो एक बहुत साफ बात लिखते हैं, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रोथ इज कंप्लेसेंसी। यानी सुधार का सबसे बड़ा दुश्मन थकान नहीं है, असफलता नहीं है, बल्कि आत्मसंतोष है। वो पल जब आप सोचते हैं कि अब इतना काफी है, क्योंकि वहीं से सीख रुक जाती है, ध्यान ढीला पड़ जाता है, और सिस्टम धीरे धीरे खोखला होने लगता है। रोहित को ही देखिए, अब वो पहले से बेहतर है। उसे ये बात पता है, काम में सुधार दिख रहा है, मन थोड़ा स्थिर है। लेकिन इसी के साथ वो कुछ चीजों को हल्के में लेने लगता है। कभी अभ्यास टल गया, कभी ध्यान आधा रह गया। कोई बड़ा झटका नहीं, बस धीरे धीरे ढलान। लेखक कहते हैं कि यही सबसे आम और सबसे खतरनाक पैटर्न है, गिरना नहीं, फिसलना। यहां लेखक डिलिबरेट डिस्कम्फर्ट की बात करते हैं, लेकिन बहुत जमीन से जुड़े तरीके से। वो कहते हैं कि अगर आप लंबे समय तक आरामदायक जोन में रहेंगे तो सुधार रुक जाएगा। इसलिए जानबूझकर अपने लिए छोटे छोटे असहज मौके बनाइए। ऐसे मौके जहां आपको थोड़ा सोचने पड़े, थोड़ा डर लगे, थोड़ा नया सीखना पड़े। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत साफ असर करती है, ग्रोथ रिक्वायर्स इंटेंशनल चैलेंज। इसका मतलब यह है कि चुनौती अपने आप नहीं आती, आपको उसे चुनना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी स्किल में ठीक ठाक हो गए हैं तो अब उससे थोड़ा ऊपर का काम चुनिए। थोड़ा धीमा महसूस होगा, थोड़ी गलती होगी, लेकिन वही जिंदा सुधार है। रोहित अब वही चीजें दोहराने के बजाय जो उसे आती हैं, थोड़ा कठिन काम पकड़ता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो पीछे जा रहा है। पहले जहां सब सहज था, अब फिर से संघर्ष है। लेकिन लेखक यही समझाते हैं कि सुधार हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी कभी पीछे जाना असल में आगे बढ़ने की तैयारी होता है। यहां एक बहुत जरूरी मानसिक बदलाव बताया गया है। लेखक कहते हैं कि आपको अपनी पहचान को सीखने वाले के रूप में जिंदा रखना है, जानने वाले के रूप में नहीं। जैसे ही आप खुद को जानने वाला मान लेते हैं, दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन जब आप सीखने वाला रहते हैं तो हर गलती एक दरवाजा बन जाती है। एक लाइन आती है जो चुपचाप सोच बदल देती है, स्टे अ स्टूडेंट नॉट अ मास्टर। इसका मतलब यह है कि मास्टर बनने की जल्दी में मत रहो, विद्यार्थी बने रहो। वही अवस्था आपको लचीला रखती है। यहां लेखक एक और आम भ्रम तोड़ते हैं।
लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है डर न लगना, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली आत्मविश्वास डर के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको थोड़ा डर नहीं लग रहा तो शायद आप वही कर रहे हैं जो पहले से आता है। रोहित अब अपने डर से भागता नहीं, वो उसे संकेत की तरह देखता है। अगर किसी काम से हल्का डर लगता है तो वो खुद से पूछता है, क्या यही अगला सही कदम है? हर बार नहीं, लेकिन अक्सर जवाब हां होता है। इस हिस्से में लेखक यह भी साफ करते हैं कि खुद को सुधारने का मतलब खुद से कभी संतुष्ट न होना नहीं है। संतोष और आत्मसंतोष में फर्क है। संतोष आपको शांत करता है, आत्मसंतोष आपको रोक देता है। इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। धीरे धीरे रोहित के अंदर एक नई आदत बनती है, हर कुछ समय में खुद को थोड़ा चुनौती देना, बिना ड्रामा, बिना बड़ी घोषणाओं के, बस चुपचाप स्तर बढ़ाना। और यही कहानी एक और मोड़ पर आती है, क्योंकि जैसे जैसे आप खुद को चुनौती देने लगते हैं, वैसे वैसे एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या हर चुनौती लेना जरूरी है, या समझदारी इसी में है कि कुछ लड़ाइयां छोड़ी जाए? और इसी समझ से अगला गहरा बदलाव जन्म लेता है। अब यहां आकर एक बहुत जरूरी समझ पैदा होती है, जो अक्सर लोग देर से सीखते हैं। लेखक कहते हैं कि हर चुनौती स्वीकार करना समझदारी नहीं है। सुधार का मतलब ये नहीं कि आप हर लड़ाई लड़ें, हर मौके पर खुद को साबित करें, हर दिशा में खुद को खींचें। असली सुधार चयन से आता है। किस चीज में ऊर्जा लगानी है और किसे छोड़ देना है, यही परिपक्वता है। एक बहुत साफ लाइन यहां आती है, नॉट एवरी चैलेंज इज वर्थ योर एनर्जी। इसका मतलब यह है कि अगर आप हर जगह अपनी ताकत खर्च करेंगे तो कहीं भी गहराई नहीं बना पाएंगे। ज्यादातर लोग इसी वजह से थक जाते हैं। वो हर चीज में बेहतर बनना चाहते हैं और अंत में किसी में भी नहीं बन पाते। रोहित के साथ भी यही होता है। अब जब उसमें थोड़ी क्षमता आ गई है, लोग उससे ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं। ऑफिस में नया काम, घर में नई जिम्मेदारी, दोस्त कोई नया प्रोजेक्ट। पहले वो सब पर हां कह देता था, ये सोचकर कि शायद यही आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन अब उसे एहसास होने लगता है कि हर हां के साथ वो किसी न किसी ना की कीमत चुका रहा है। लेखक यहां सीमाओं की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सीमाएं कमजोरी नहीं है, ये सुरक्षा कवच हैं। जब आप साफ तय कर लेते हैं कि आप क्या नहीं करेंगे, तब आपके लिए जो सच में जरूरी है वो बचा रहता है। एक अंग्रेजी पंक्ति आती है जो यहां बहुत सटीक बैठती है, बाउंड्रीज प्रोटेक्ट फोकस। इसका भाव यह है कि अगर आपकी सीमाएं ढीली हैं तो आपका ध्यान भी ढीला रहेगा। रोहित अब धीरे धीरे न कहना सीखता है। शुरुआत में अजीब लगता है, डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन हर बार जब वो सही चीज के लिए ना कहता है, उसे अंदर से हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि अब वो जानता है कि वो किसी और की अपेक्षा नहीं, अपनी दिशा बचा रहा है। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि सुधार का मतलब हमेशा ज्यादा करना है, लेकिन कई बार असली सुधार कम करने में होता है। कम मीटिंग्स, कम सोशल शोर, कम गैरजरूरी जानकारी। दिमाग जितना साफ होगा उतनी गहराई आएगी। यहां एक लाइन आती है जो चुपचाप असर करती है, सिंप्लीफिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ इंप्रूवमेंट। मतलब चीजों को सरल बनाना भी एक तरह का सुधार है। रोहित अपने दिन को देखता है और कुछ चीजें हटा देता है। हर खबर जानना जरूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब जरूरी नहीं। पहले उसे लगता था कि यह सब कंट्रोल खोने जैसा है, अब उसे लगता है कि यही असली कंट्रोल है। लेखक इस हिस्से में एक बहुत व्यावहारिक अभ्यास सुझाते हैं। हर हफ्ते खुद से पूछो, इस हफ्ते मैंने कौन सी चीज की जो जरूरी नहीं थी, और अगली बार उसे हटाने या कम करने का क्या तरीका है। ये सवाल आपको धीरे धीरे हल्का बनाते हैं। यहां भावनात्मक मजबूती की भी बात आती है। जब आप सीमाएं बनाते हैं तो कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूरी बनेगी। लेखक कहते हैं कि ये दर्द अस्थायी है, लेकिन बिना सीमाओं के जीने का दर्द स्थायी होता है। रोहित को भी कुछ रिश्तों में बदलाव महसूस होता है। कुछ लोग पास आते हैं, कुछ दूर जाते हैं। पहले वो इससे डरता था, अब वो समझता है कि हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरी जरूरी होती है। और यहीं एक और गहरी समझ जन्म लेती है।
जब आप अपनी ऊर्जा बचाना सीख लेते हैं, तब आपके पास कुछ नया करने की जगह बनती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि आप खुद को कैसे रोकें, बल्कि ये बन जाता है कि आप अपनी बची हुई ताकत को सही दिशा में कैसे लगाएं। और यही जगह आगे की यात्रा को एक नई गहराई देने वाली है। अब जब बहुत कुछ हट चुका होता है, सीमाएं बन चुकी होती हैं, शोर थोड़ा कम हो जाता है, तब एक अजीब सी खाली जगह बनती है। पहले ये जगह डराती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे जिंदगी स्लो हो गई हो। लेखक कहते हैं कि यहीं ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और फिर से खुद को व्यस्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस खालीपन में थोड़ा रुक सकें, तो यही जगह असली सुधार की जमीन बनती है। वो बहुत शांत लेकिन गहरी बात कहते हैं कि प्रगति हमेशा गति से नहीं आती। कई बार प्रगति ठहराव से आती है। जब दिमाग को हर पल प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ती, तब वो जोड़ना शुरू करता है। जो सीखा है उसे बैठाकर समझता है, जो टूटा है उसे ठीक करता है। एक लाइन यहां बहुत धीरे से असर करती है। स्पेस इज वेयर इंटीग्रेशन हैपन्स। इसका मतलब यह है कि आपने जो सीखा, जो बदला, जो झेला, वो सब तब असली ताकत बनता है जब उसे बैठने की जगह मिलती है। रोहित अब पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। पहले अगर कोई खाली शाम मिल जाती थी तो वो उसे भरने की कोशिश करता था। अब वो कभी कभी बस बैठता है, बिना फोन, बिना योजना। शुरुआत में ये अजीब लगता है। मन बार बार कुछ करने को कहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इसी चुप्पी में उसके सवाल साफ होने लगते हैं। लेखक यहां सोचने की गुणवत्ता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, वो बस प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने कुछ कहा, आपने जवाब दिया। कोई नोटिफिकेशन आया, आपने देखा। सुधार के लिए आपको प्रतिक्रिया से बाहर निकलकर चिंतन में आना पड़ेगा। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत सटीक बैठती है। रिएक्शन कीप्स यू बिजी, रिफ्लेक्शन मूव्स यू फॉरवर्ड। इसका भाव यह है कि लगातार रिएक्ट करते रहने से आप थकते हैं, लेकिन सोचने से आप दिशा बदलते हैं। रोहित अब हफ्ते में एक बार खुद के साथ बैठता है। कोई बड़ा आत्ममंथन नहीं, बस ये देखना कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, कहां मन हल्का है, कहां भारी। पहले वो इसे समय की बर्बादी समझता था, अब उसे लगता है कि यही समय उसे बचा रहा है। लेखक यहां चेतावनी भी देते हैं। खालीपन को आलस मत समझिए। ठहराव का मतलब रुक जाना नहीं है, ये अगले कदम को साफ देखने का मौका है। अगर आप हर खाली पल को डरकर भर देंगे, तो आप वही पुराना पैटर्न दोहराते रहेंगे। यहां एक और लाइन आती है जो भीतर उतर जाती है। साइलेंस रिवील्स व्हाट नॉइज हाइड्स। मतलब जब शोर हटता है, तब सच दिखता है। आपकी असली चाहतें, आपकी असली थकान, आपकी असली दिशा। रोहित को इस ठहराव में एक बात साफ दिखती है। वो समझता है कि कुछ चीजें वो आदत से कर रहा था, जरूरत से नहीं। कुछ लक्ष्य उसने उठाए थे क्योंकि सब उठा रहे थे। अब वो उन्हें धीरे धीरे छोड़ देता है, बिना गुस्से, बिना घोषणा के। लेखक कहते हैं कि सुधार का यह चरण बहुत शांत होता है, इसलिए दिखता नहीं। कोई तारीफ नहीं, कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन यही चरण तय करता है कि आगे की प्रगति टिकेगी या नहीं। और यहीं एक और सवाल उठता है। जब आपको अपनी दिशा थोड़ी साफ दिखने लगे, जब अंदर का शोर कम हो जाए, तब अगली चुनौती क्या होती है? चुनौती ये नहीं कि आप क्या जोड़ेंगे, बल्कि ये कि आप किस बात के लिए खुद को लंबे समय तक जिम्मेदार ठहराएंगे। क्योंकि बिना जवाबदेही के सबसे साफ समझ भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। अब यहां एक ऐसा मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप फिसल जाते हैं, बिना ये समझे कि हुआ क्या। अंदर स्पष्टता है, दिशा भी दिख रही है, सिस्टम भी पहले से बेहतर है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ढीलापन आने लगता है। लेखक कहते हैं कि इसका कारण बहुत सीधा है, जवाबदेही की कमी। जब देखने वाला कोई नहीं होता, जब पूछने वाला कोई नहीं होता, तब इंसान अपने ही नियमों को नरम करना शुरू कर देता है। वो साफ लिखते हैं कि आत्म नियंत्रण जितना भी मजबूत हो, अकेले भरोसे पर लंबे समय तक नहीं चलता। इंसान सामाजिक प्राणी है, हमें किसी न किसी स्तर पर जवाब देना होता है। अगर बाहर कोई ढांचा नहीं है, तो अंदर का ढांचा भी एक दिन झुक जाता है।
एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत सीधी चोट करती है। What gets measured and reviewed gets improved। इसका मतलब यह है कि जिस चीज को आप देखते रहते हैं, जांचते रहते हैं, वही आगे बढ़ती है। जिसे आप खुला छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे बिखर जाती है। रोहित को अब यह बात अपने अनुभव से समझ में आने लगती है। कुछ हफ्तों तक सब ठीक चलता है। फिर वो देखता है कि वो खुद से ही थोड़ी थोड़ी छूट देने लगा है। आज नहीं, कल कर लेंगे। आज कम कर लिया, कोई बात नहीं। लेखक कहते हैं कि यही वो छोटे समझौते हैं जो बड़े नुकसान की नींव रखते हैं। यहां जवाबदेही को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। जवाबदेही का मतलब ये नहीं कि कोई आपको डांटे। इसका मतलब है कि आप अपने काम को कहीं दर्ज कर रहे हैं, कोई निशान छोड़ रहे हैं। चाहे वो एक डायरी हो, एक साधारण सूची, या कोई इंसान जिसे आप हफ्ते में एक बार बता सकें कि आपने क्या किया। एक लाइन यहां बहुत शांति से उतरती है। अकाउंटेबिलिटी इजंट प्रेशर, इट्स क्लैरिटी। इसका भाव यह है कि जवाबदेही आपको दबाती नहीं, बल्कि आपको साफ दिखाती है कि आप कहां खड़े हैं। रोहित अब हर दिन के अंत में बस 2 पंक्तियां लिखता है। आज क्या किया और आज कहां चूका। कोई बहाना नहीं, कोई कहानी नहीं। शुरुआत में यह थोड़ा भारी लगता है। खुद की कमियां सामने दिखती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास होता है कि यही ईमानदारी उसे वापस ट्रैक पर ला रही है। लेखक यहां एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, निगरानी और सजा का फर्क। अगर आप अपनी प्रगति को देखने के बाद खुद को सजा देंगे, तो आप देखना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप उसे जानकारी की तरह लेंगे, तो आप सीखना शुरू करेंगे। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है जो इसी बात को मजबूत करती है। फीडबैक इज फ्यूअल, नॉट अ वर्डिक्ट। मतलब फीडबैक फैसला नहीं है, ये ईंधन है। इसका काम आपको जलाना नहीं, आगे बढ़ाना है। रोहित जब देखता है कि किसी हफ्ते उसका फोकस गिरा, तो वो खुद से नहीं लड़ता, वो सिस्टम को देखता है। क्या बहुत ज्यादा काम था? क्या नींद कम थी? क्या सीमाएं टूटी? यही सवाल अगले हफ्ते की तैयारी बन जाते हैं। लेखक इस हिस्से में सार्वजनिक वादों की भी बात करते हैं, लेकिन बहुत संतुलन के साथ। वो कहते हैं कि सब कुछ सोशल मीडिया पर घोषित करना जरूरी नहीं। कभी कभी एक सही इंसान, एक शांत बातचीत, एक भरोसेमंद रिश्ता काफी होता है। यहां एक आम गलती की चेतावनी भी है। लोग जवाबदेही को शर्म से जोड़ लेते हैं, जैसे अगर वो चूक गए तो उन्हें खुद को नीचा दिखाना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि यह सोच जवाबदेही को जहरीला बना देती है। जवाबदेही का उद्देश्य शर्म नहीं, स्थिरता है। रोहित को अब यह समझ में आता है कि वो खुद से झूठ बोलकर खुद को नहीं बचा रहा था, बल्कि नुकसान पहुंचा रहा था। अब जब वो सच लिखता है, सच देखता है, तो उसे सुधार के मौके दिखते हैं। लेखक यहां एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जवाबदेही सिर्फ काम के लिए नहीं होती, पहचान के लिए भी होती है। जब आप खुद से बार बार पूछते हैं कि क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं, तो आपके फैसले धीरे धीरे उसी दिशा में झुकने लगते हैं। यह प्रक्रिया धीरे है, दिखावटी नहीं। कोई तालियां नहीं, कोई बड़ी छलांग नहीं, लेकिन भीतर एक मजबूती बनने लगती है। रोहित अब अपने सिस्टम पर कम भरोसा करता है और अपनी ईमानदारी पर ज्यादा। और यहीं एक नई चुनौती सामने आती है। जब आप खुद के सामने जवाबदेह हो जाते हैं, तब सबसे कठिन सवाल उठता है, क्या आप खुद को माफ करना जानते हैं? क्योंकि बिना माफी के सबसे मजबूत जवाबदेही भी एक दिन बोझ बन जाती है। और यही सवाल आगे की समझ का दरवाजा खोलता है। अब यहां आकर कहानी थोड़ी नरम होती है, लेकिन गहराई में चली जाती है। क्योंकि जवाबदेही के बाद अगला सच बड़ा असहज होता है, खुद से माफी। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुधार के रास्ते पर इसलिए नहीं रुकते कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वो खुद के साथ बहुत कठोर हैं। एक गलती, एक चूक और अंदर का जज हथौड़ा चला देता है। वो साफ लिखते हैं कि आत्म अनुशासन और आत्म दया एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। असल में बिना आत्म दया के अनुशासन टिकता ही नहीं। अगर हर चूक पर आप खुद को नीचा दिखाएंगे, तो दिमाग बचने के लिए सुधार से ही दूर भागेगा। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत गहराई से उतरती है। यू कैंट हेट योरसेल्फ इनटू बिकमिंग बेटर।
इसका मतलब ये है कि नफरत सुधार का ईंधन नहीं है। डर से आप थोड़ी देर भाग सकते हैं, लेकिन प्यार और समझ से आप दूर तक चल सकते हैं। रोहित जब किसी दिन अपना नियम तोड़ देता है तो पहले जैसा गुस्सा नहीं करता। वो रुकता है, देखता है और खुद से पूछता है, क्या मैं किसी और के साथ ऐसा ही व्यवहार करता? जवाब अक्सर ना होता है। तो फिर खुद के साथ क्यों? यही सवाल उसकी आवाज बदल देता है। लेखक यहां आत्म दया को बहुत व्यावहारिक तरीके से समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहाने बनाएं। इसका मतलब ये है कि आप सच को देखें और फिर खुद को वहीं से उठाए जहां आप गिरे हैं, बिना कहानी बनाए, बिना लेबल लगाए। एक लाइन यहां बहुत सादगी से असर करती है। कंपैशन हेल्प्स यू रिकवर फास्टर। मतलब खुद पर दया करना आपको ढीला नहीं बनाता, बल्कि आपको जल्दी संभलने में मदद करता है। रोहित अब जब चूकता है तो वो खुद को याद दिलाता है कि एक दिन पूरे सफर को परिभाषित नहीं करता। ये सोच उसे अगले दिन फिर लौटने की ताकत देती है। पहले जहां एक चूक हफ्तों की गिरावट बन जाती थी, अब वो बस एक दिन रह जाती है। लेखक यहां शर्म की भूमिका पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि शर्म आपको सुधार से नहीं जोड़ती, बल्कि छुपने पर मजबूर करती है। जब आप अपनी गलतियों से शर्माते हैं तो आप उन्हें देखने से बचते हैं, और जो दिखता नहीं वो सुधरता नहीं। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत साफ बैठती है, शेम थ्राइव्स इन साइलेंस, ग्रोथ थ्राइव्स इन ऑनेस्टी। इसका भाव यह है कि जब आप अपनी गलतियों को छुपाते हैं वो बढ़ती हैं, जब आप उन्हें स्वीकारते हैं वो हल्की हो जाती हैं। रोहित अब अपनी चूकों को लिखता है, लेकिन सजा की तरह नहीं, जानकारी की तरह। क्या हुआ, क्यों हुआ, और अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? यही सवाल उसे आगे रखता है। लेखक इस हिस्से में एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि मजबूत लोग खुद को कठोर रखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली मजबूती खुद को संभालने में होती है, खुद को तोड़ने में नहीं। धीरे धीरे रोहित के अंदर एक स्थिरता आती है। अब उसका सुधार डर से नहीं चलता, बल्कि समझ से चलता है। उसे अब परफेक्ट बनने की जल्दी नहीं है, उसे बस लौटते रहने की आदत है। और यहीं पर अगला सवाल जन्म लेता है। जब आप खुद के साथ नरम होना सीख लेते हैं, तब क्या आप ढीले पड़ जाते हैं? या क्या इस नरमी के अंदर भी एक गहरी, शांत कठोरता छुपी होती है? और यही समझ आगे के मोड पर सामने आने वाली है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प और अक्सर गलत समझी जाने वाली जगह आती है, क्योंकि जैसे ही आप खुद के साथ नरम होना सीखते हैं, दिमाग के किसी कोने से एक शक उठता है। वही पुराना डर, अब कहीं मैं ढीला तो नहीं पड़ जाऊंगा। लेखक इस डर को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां लोग या तो खुद को फिर से कोसने लगते हैं या फिर पूरी तरह ढील दे देते हैं। दोनों ही रास्ते गलत हैं। लेखक बहुत साफ कहते हैं कि आत्म दया और ढीलापन एक चीज नहीं है। नरमी का मतलब ये नहीं कि आप अपने मानक गिरा दें। इसका मतलब ये है कि आप अपने मानकों तक पहुंचने के लिए खुद को जिंदा रखें। वो एक बहुत गहरी लाइन लिखते हैं, सेल्फ कंपैशन विदाउट स्टैंडर्ड्स लीड्स टू कंफर्ट एंड स्टैंडर्ड्स विदाउट कंपैशन लीड टू बर्नआउट। अब इसे जरा ठहर कर समझिए। अगर सिर्फ आराम है और कोई अपेक्षा नहीं, तो आप जड़ हो जाते हैं। और अगर सिर्फ अपेक्षा है, बिना समझ के, तो आप टूट जाते हैं। सुधार इन दोनों के बीच का संतुलन है। रोहित अब इसी संतुलन से जूझ रहा है। वो अब खुद को गाली नहीं देता, लेकिन एक डर रहता है कि कहीं यही नरमी उसे सुस्त न बना दे। पहले वो डर के सहारे चलता था, अब उसे एक नई ताकत ढूंढनी है। लेखक कहते हैं कि यही जगह है जहां क्वायत डिसिप्लिन जन्म लेती है। न दिखावटी, न आक्रामक, बस शांत, लगातार। यहां लेखक अनुशासन की एक नई परिभाषा रखते हैं। वो कहते हैं कि अनुशासन खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद को दिशा देना है। हर दिन खुद से ये पूछना कि आज मैं अपने भविष्य वाले रूप के लिए क्या कर सकता हूं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत सटीक बैठती है, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। इसका मतलब ये है कि अनुशासन कोई भारी भावना नहीं, बल्कि एक छोटा सा चुनाव है। बार बार किया गया छोटा चुनाव। रोहित अब अपने दिन को इसी तरह देखता है। कोई बड़ी योजना नहीं,
कोई भारी संकल्प नहीं, बस छोटे निर्णय। फोन अभी उठाऊं या 5 मिनट और बैठूं, आज छोड़ दूं या थोड़ा सा कर लूं। ये फैसले बाहर से मामूली लगते हैं, लेकिन यही पहचान बनाते हैं। लेखक यहां इच्छा और थकान के फर्क पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हमारा मन नहीं है, जबकि असल में हमारा शरीर थका हुआ है। और जब आप थकान को इच्छा की कमी समझ लेते हैं, तो आप गलत फैसले लेते हैं। इसलिए वो सलाह देते हैं कि अपने शरीर का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना अपने लक्ष्यों का। नींद, भोजन, आराम ये कोई विलास नहीं है, ये आधार हैं। एक लाइन यहां बहुत मानवीय लगती है, यू डोंट नीड मोर विल पावर, यू नीड मोर रिकवरी। इसका भाव यह है कि हर समस्या का हल और ज्यादा सख्ती नहीं होता। कभी कभी हल होता है रुकना, सांस लेना और फिर लौटना। रोहित अब जब खुद को टालते हुए देखता है, तो पहले ये नहीं पूछता कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं। वो पूछता है, मैं थका हूं या भटका हूं। अगर थका है तो आराम करता है, अगर भटका है तो धीरे से वापस लाता है। यही समझ उसे स्थिर बनाती है। लेखक यहां एक और गहरी बात रखते हैं, पहचान का दबाव। जब आप खुद को अनुशासित इंसान मानने लगते हैं, तो कभी कभी आप उस छवि के कैदी बन जाते हैं। आपको लगता है कि अब आपको हर हाल में परफेक्ट रहना है। लेखक चेतावनी देते हैं कि यह जाल बहुत सूक्ष्म है। सुधार का मतलब एक रोल निभाना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया में रहना है। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत चुपचाप असर करती है, प्रोग्रेस डजंट रिक्वायर परफेक्शन, ओनली परसिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि लगातार लौटते रहना ही काफी है। रोहित अब अपनी पहचान को ढीला छोड़ देता है। वो खुद को यह नहीं कहता कि मैं ऐसा ही हूं, वो खुद से कहता है, मैं सीख रहा हूं। यह छोटा सा वाक्य उसे आजाद रखता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक शांत कठोरता बनने लगती है, न गुस्से वाली, न डर वाली, बस ऐसी कठोरता जो उसे भटकने पर वापस खींच लाती है, जो उसे याद दिलाती है कि क्यों शुरू किया था और क्यों आज भी एक छोटा कदम काफी है। और यहीं से एक और परत खुलने लगती है, क्योंकि जब अनुशासन शोर नहीं करता, जब वो शांत हो जाता है, तब एक नया सवाल उठता है। अगर कोई देखने वाला न हो, कोई तारीफ न हो, कोई नतीजा तुरंत न दिखे, तब भी क्या आप वही काम करेंगे? और यही सवाल अगले हिस्से की नींव रखता है। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां बाहरी ढांचे लगभग गायब हो जाते हैं। न कोई देख रहा है, न कोई पूछ रहा है, न कोई तारीफ मिलने वाली है। बस आप हैं और वो काम जिसे आपने चुना है। लेखक कहते हैं कि यहीं पर असली चरित्र बनता है, क्योंकि जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब जो आप करते हैं वही आपकी सच्ची पहचान होती है। वो बहुत गहरी लेकिन शांत बात कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुधार को प्रदर्शन बना लेते हैं। जब तक लोग देख रहे होते हैं, तब तक मेहनत चलती है, लेकिन जैसे ही निगाह हटती है, प्रयास ढीले पड़ जाते हैं। लेखक इसे एक्सटर्नल मोटिवेशन ट्रैप कहते हैं, हालांकि शब्दों से ज्यादा वो भावना पर जोर देते हैं। अगर आपका सुधार सिर्फ बाहरी प्रतिक्रिया पर टिका है, तो वो कभी स्थायी नहीं होगा। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत साफ असर करती है, Who you are in private determines how far you go in public। इसका मतलब यह है कि मंच पर दिखने वाली सफलता की जड़ें हमेशा अकेले में किए गए काम में होती हैं। रोहित अब इसी मोड़ पर खड़ा है। उसके आसपास का शोर कम हो गया है, न कोई उसे रोक रहा है, न कोई उसे आगे धकेल रहा है। पहले ऐसे समय में वो ढीला पड़ जाता था, अब उसे ये खालीपन एक परीक्षा जैसा लगता है। वो खुद से पूछता है, अगर आज कोई न जाने कि मैंने क्या किया, तब भी क्या मैं वही काम करूंगा? लेखक यहां ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन किसी नैतिक उपदेश की तरह नहीं। वो कहते हैं कि ईमानदारी का मतलब खुद से सच बोलना है, ये मान लेना कि कुछ दिन मन नहीं करेगा, ये स्वीकार करना कि कभी कभी आप शॉर्टकट चाहेंगे। सवाल ये नहीं कि ये ख्याल आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप उनके साथ क्या करेंगे। एक लाइन यहां बहुत चुपचाप दिल में उतरती है, इंटेग्रिटी इज व्हाट यू डू व्हेन मोटिवेशन इज गॉन। मतलब जब मन नहीं है, तब भी जो सही लगे वही करना, यही ईमानदारी है। रोहित अब अपने दिन के कुछ काम ऐसे तय करता है जिनका कोई गवाह नहीं। न वो किसी को बताता है,
न खुद को शाबाशी देता है, बस करता है। शुरुआत में ये अजीब लगता है, क्योंकि दिमाग तारीफ का आदी होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये काम उसे अंदर से मजबूत बना रहे हैं। लेखक यहां आदत और मूल्य के फर्क की बात करते हैं। आदत वो है जो आप करते हैं, मूल्य वो है जिसके कारण आप करते हैं। जब आपकी आदतें आपके मूल्यों से जुड़ जाती हैं, तब आपको उन्हें निभाने के लिए किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत गहरी है, वैल्यूज आउटलास्ट मोटिवेशन। इसका मतलब यह है कि जो चीजें आपके मूल्यों से जुड़ी होती हैं, वो तब भी चलती हैं जब मन साथ नहीं देता। रोहित अब अपने सुधार को किसी लक्ष्य से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों से जोड़ता है। वो खुद से कहता है, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो वादा निभाता है, चाहे कोई देखे या नहीं। ये सोच उसे चुपचाप काम करने की ताकत देती है। लेखक यहां एक और आम भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर काम में आनंद नहीं है तो वो गलत रास्ते पर हैं। लेखक कहते हैं कि हर सही काम आनंददायक नहीं होता। कई बार सही काम बस शांत होता है, न बहुत खुशी न बहुत दुख, और यही शांति लंबे समय तक चलती है। एक लाइन यहां बहुत सादगी से असर करती है, नॉट एवरीथिंग मीनिंगफुल फील्स एक्साइटिंग। मतलब जो सच में मायने रखता है वो हमेशा रोमांचक नहीं लगता, लेकिन वही टिकता है। रोहित अब अपने प्रयासों में कम उतार चढ़ाव महसूस करता है, न बहुत जोश न बहुत गिरावट, बस एक स्थिरता। पहले उसे लगता था कि यही बोरियत है, अब उसे समझ में आता है कि यही परिपक्वता है। लेखक इस हिस्से में यह भी बताते हैं कि अकेले में किया गया काम आपको धीरे धीरे खुद के करीब लाता है। आप दूसरों की उम्मीदों से कम और अपनी सच्चाई से ज्यादा जुड़ने लगते हैं। यही जुड़ाव आपको अगली चुनौती के लिए तैयार करता है। और अब एक और सवाल उभरता है, जब आप अकेले में भी सही काम करने लगते हैं, जब आपकी पहचान शांत हो जाती है, तब अगला कदम क्या होता है? अगला कदम यह समझना होता है कि सुधार सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहता, वो बाहर की दुनिया में कैसे फैलता है और आपकी जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है। यही सवाल आगे की यात्रा का रास्ता खोलता है। अब यहां आकर नजर धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगती है। अब तक पूरा सफर मैं के इर्द गिर्द था, मेरी आदतें, मेरा अनुशासन, मेरी ईमानदारी। लेकिन लेखक कहते हैं कि सुधार अगर सिर्फ यहीं रुक जाए तो वो अधूरा रह जाता है। असली परिपक्वता तब आती है जब आपका बेहतर होना सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास की दुनिया को भी छूने लगे। वो बहुत शांति से एक गहरी बात कहते हैं, इंसान अकेले में बदलता है, लेकिन समाज में परखा जाता है। अगर आपकी प्रकृति आपको दूसरों से काट दे, आपको कठोर बना दे, आपको ऊपर से देखने वाला बना दे, तो कहीं न कहीं रास्ता गलत मोड़ पर आ गया है। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत गहरी लगती है, ग्रोथ दैट आइसोलेट्स यू इजंट रियल ग्रोथ। इसका मतलब यह है कि अगर सुधार आपको इंसानों से दूर कर रहा है, तो वो विकास नहीं, बचाव हो सकता है। रोहित अब इस मोड़ को महसूस करता है। वो पहले से बेहतर है, ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा स्थिर है। लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि वो चुपचाप दूसरों को जज करने लगा है। जो लोग अनुशासित नहीं हैं, जो भटके हुए हैं, उन्हें वो अंदर ही अंदर कमजोर मानने लगा है, और यही एहसास उसे असहज कर देता है। लेखक यहां विनम्रता की बात करते हैं, लेकिन किसी नैतिक भाषण की तरह नहीं। वो कहते हैं कि सच्ची विनम्रता खुद को छोटा दिखाने में नहीं है, बल्कि दूसरों की लड़ाइयों को समझने में है। हर इंसान किसी न किसी मोर्चे पर जूझ रहा है, बस उसकी लड़ाई आपको दिखती नहीं। एक लाइन यहां बहुत इंसानी लगती है, एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ बैटल यू नो नथिंग अबाउट। इसका मतलब यह है कि सामने वाला क्यों वैसा है, इसका पूरा सच आपको नहीं पता। रोहित अब जब किसी को आलसी, बिखरा हुआ या लापरवाह देखता है, तो तुरंत फैसला नहीं करता। वो खुद को याद दिलाता है कि वो भी कभी वहीं था। ये याद उसे कठोर होने से बचा लेती है। लेखक कहते हैं कि सुधार का अगला स्तर दूसरों को बदलना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जगह बनाना है। जब आप खुद स्थिर हो जाते हैं, तब आप बिना थके सुन सकते हैं, बिना जल्दी सलाह दिए साथ बैठ सकते हैं। यही वो जगह है जहां आपका सुधार सामाजिक रूप लेता है।
एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत गहराई से उतरती है। लीडरशिप बिगिंस विथ प्रेजेंस नॉट इंस्ट्रक्शन। मतलब नेतृत्व भाषण से नहीं, मौजूदगी से शुरू होता है। रोहित अब लोगों को सुधारने की कोशिश नहीं करता। वो बस वही करता है जो वो खुद कर रहा है। और अजीब बात यह है कि कुछ लोग अपने आप उसके पास आने लगते हैं, सवाल पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि उसने क्या बदला। वो जवाब देता है, लेकिन कभी ऊपर से नहीं, कभी गुरु बनकर नहीं। लेखक यहां चेतावनी भी देते हैं। जैसे ही लोग आपको रोल मॉडल मानने लगते हैं, एक नया खतरा पैदा होता है दिखावे का। अब हर गलती भारी लगने लगती है। लेखक कहते हैं कि इस जाल से बचने का एक ही तरीका है, अपनी इंसानियत को छुपाना मत, अपनी गलतियों को स्वीकार करते रहो। एक लाइन यहां बहुत सच्ची लगती है, बीइंग रियल हेल्प्स अदर्स मोर देन बीइंग परफेक्ट। इसका मतलब यह है कि आपकी ईमानदार कमियां भी किसी और के लिए रास्ता बना सकती हैं। रोहित अब जब चूकता है तो उसे छुपाता नहीं, वो उसे सीख की तरह रखता है। इससे उसका भरोसा कम नहीं होता, बल्कि और गहरा होता है, क्योंकि लोग परफेक्शन से नहीं, सच्चाई से जुड़ते हैं। लेखक इस हिस्से में जिम्मेदारी की बात करते हैं। जब आप बेहतर हो जाते हैं तो आपके फैसलों का असर बढ़ जाता है। आपकी लापरवाही अब सिर्फ आपको नहीं, दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए सुधार अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, वो नैतिक बन जाता है। यह समझ भारी है, लेकिन जरूरी है। रोहित अब अपने काम को हल्के में नहीं लेता, लेकिन बोझ की तरह भी नहीं। वो जानता है कि उसकी स्थिरता किसी और के लिए सहारा बन सकती है। और यहीं एक और गहरा सवाल उभरता है। जब आपका सुधार दूसरों तक पहुंचने लगे, जब आपकी मौजूदगी असर डालने लगे, तब सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? चुनौती ये कि आप इस असर को संभालें कैसे, बिना अहंकार के, बिना थकान के, बिना खुद को खोए। और यही सवाल अगले मोड की नींव रखता है। जब असर बढ़ने लगता है, तब उसके साथ एक बहुत सूक्ष्म खतरा भी आता है। लेखक इसे साफ शब्दों में नहीं डरावना बनाते, लेकिन इशारा बहुत साफ है। असर अगर संभाला न जाए तो वो अहंकार बन जाता है, और अहंकार सुधार का सबसे शांति से मारने वाला जहर है। क्योंकि इसमें शोर नहीं होता, कोई बड़ा पतन नहीं दिखता, बस धीरे धीरे आप अपने ही बनाए रास्ते से भटकने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसे ही लोग आपकी बात सुनने लगें, आपसे सलाह मांगने लगें, आपकी मौजूदगी किसी के लिए मायने रखने लगे, वहीं से अंदर एक नई आवाज जन्म लेती है। वही आवाज जो कहती है, शायद मुझे सब समझ में आ गया है। और यही वो क्षण है जहां सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत गहरी चोट करती है, द मोमेंट यू थिंक यूव अराइव्ड, यूव ऑलरेडी स्टॉप्ड ग्रोइंग। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप खुद को पहुंचा हुआ मान लेते हैं, सीख खत्म हो जाती है। रोहित इस मोड को धीरे धीरे महसूस करता है। अब लोग उसकी बात मानने लगे हैं। कुछ उसके फैसलों को सही मानते हैं, कुछ उसकी आदतों की तारीफ करते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कहीं एक सख्ती आने लगती है। वो खुद को पकड़ लेता है जब वो दूसरों की बात काट देता है या तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता है। यही छोटे संकेत लेखक हमें पहचानना सिखाते हैं। लेखक यहां एक बहुत जरूरी अभ्यास की बात करते हैं, खुद को समय समय पर नौसिखिया की जगह पर वापस रखना। जानबूझकर उन जगहों पर जाना जहां आप सबसे कम जानते हो, जहां आपकी बात नहीं, आपका सुनना काम आए। इससे अहंकार टूटता नहीं, घुलता है। एक लाइन यहां बहुत शांत लेकिन असरदार है, पुट योर सेल्फ इन रूम्स वेयर यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट। इसका मतलब यह है कि हमेशा वही जगह मत चुनो जहां आपकी तारीफ हो, वो जगह चुनो जहां आपकी समझ को चुनौती मिले। रोहित अब कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो उससे अलग सोचते हैं। शुरुआत में उसे असहज लगता है, उसका दिमाग बचाव करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यही असहजता उसे फिर से सीखने की अवस्था में ला रही है। लेखक यहां सुनने की कला पर भी गहराई से बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे असर बढ़ता है, वैसे वैसे बोलने का मौका भी बढ़ता है। लेकिन असली नेतृत्व बोलने से नहीं, सुनने से बनता है। अगर आप सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, तो आप सुन नहीं रहे।
एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत सटीक बैठती है। लिसनिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब किसी को ध्यान से सुनना, उसे बराबरी देना है। रोहित अब बातचीत में कम साबित करने की कोशिश करता है, ज्यादा समझने की। पहले जहां वो तुरंत समाधान देता था, अब वो पहले सवाल पूछता है। यह छोटा बदलाव रिश्तों को गहरा बना देता है। लेखक इस हिस्से में थकान की एक नई किस्म की बात करते हैं, मानसिक और नैतिक थकान। जब आप लगातार दूसरों के लिए मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद को भूल सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि असर के साथ साथ निजी सीमाएं बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है। एक लाइन यहां बहुत जरूरी है, यू डोंट ओ एवरीवन योर एनर्जी। इसका मतलब ये है कि हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहना कोई पुण्य नहीं है। अगर आप खुद खाली हो जाएंगे तो किसी को कुछ दे नहीं पाएंगे। रोहित अब चुनता है कि वो कहां उपस्थित रहेगा और कहां नहीं। हर बुलावे को स्वीकार नहीं करता। शुरुआत में उसे अपराधबोध होता है, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि ये बचाव नहीं, संतुलन है। लेखक यहां एक और खतरनाक भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि विनम्रता का मतलब खुद को छोटा दिखाना है, लेकिन असली विनम्रता खुद को सही जगह पर रखना है, न ऊपर न नीचे। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत संतुलित लगती है। ह्यूमिलिटी इज एक्यूरेट सेल्फ अवेयरनेस। मतलब खुद को जैसा है वैसा देख पाना, न ज्यादा न कम। रोहित अब अपनी भूमिका को हल्के हाथ से पकड़ता है। वो जानता है कि उसका असर है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं बनने देता। वो अब भी वही बुनियादी काम करता है, वही छोटे अभ्यास, वही चुपचाप अनुशासन। यही चीज उसे जमीन से जोड़े रखती है। और यहीं एक बहुत शांत लेकिन निर्णायक समझ उभरती है। सुधार का आखिरी दुश्मन आलस नहीं होता, अहंकार होता है। और अहंकार से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार है लगातार सीखते रहना। अब यात्रा अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ती है। सवाल ये नहीं रह जाता कि आप कितने बेहतर बन चुके हैं। सवाल ये बन जाता है कि क्या आप इस सुधार को जीवन भर निभा पाएंगे, बदलती परिस्थितियों में, बदलते रूप में। और यही सवाल आखिरी समझ का द्वार खोलता है। अब सफर अपने आखिरी मोड़ पर है, लेकिन यह मोड़ किसी अंत जैसा नहीं लगता, बल्कि यह उस जगह जैसा है जहां आपको समझ आता है कि असल में यह कभी खत्म होने वाला था ही नहीं। लेखक यहां बहुत साफ कर देते हैं कि सुधार कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई 30 दिन की चुनौती नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है जिसे टिक मार्क लगाकर बंद कर दिया जाए। सुधार एक जीवन शैली है, और जीवन शैली का मतलब होता है बदलती हुई, सांस लेती हुई, गिरती उठती हुई, लेकिन चलती हुई। वो एक बहुत गहरी और थोड़ी असहज बात कहते हैं। ज्यादातर लोग सुधार को ऐसे देखते हैं जैसे किसी पहाड़ की चोटी। एक दिन पहुंच गए, फिर आराम। लेकिन सच ये है कि कोई चोटी है ही नहीं। हर बार जब आप सोचते हैं कि अब हो गया, जिंदगी एक नया मोड़ दिखा देती है। नई जिम्मेदारी, नया डर, नया रोल। और अगर आपने सुधार को किसी स्थिर पहचान से बांध दिया है, तो आप टूट जाते हैं। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत चुपचाप लेकिन स्थायी असर छोड़ती है। ग्रोथ इजंट अबाउट अराइविंग समवेयर, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू कीप गोइंग। इसका मतलब यह है कि बेहतर बनने का असली हुनर ये नहीं है कि आप कितनी दूर पहुंच गए, बल्कि यह है कि आप बदलते हालात में भी खुद को कैसे संभालते हैं। रोहित अब पीछे मुड़कर देखता है। वो वही इंसान नहीं रहा जो शुरुआत में था, लेकिन वो ये भी देखता है कि वो हर दिन नया है। कुछ दिन मजबूत, कुछ दिन थका हुआ, कुछ दिन साफ, कुछ दिन उलझा हुआ। पहले वो इसे कमजोरी समझता, अब उसे एहसास होता है कि यही इंसान होना है। लेखक यहां मेंटेनेंस माइंडसेट की बात करते हैं, लेकिन किसी तकनीकी शब्द की तरह नहीं। वो बस इतना कहते हैं, जो चीज जिंदा रहती है उसे देखभाल चाहिए। शरीर हो, रिश्ता हो या आदत। अगर आप यह मान लेते हैं कि एक बार सुधार कर लिया तो अब सब अपने आप चलता रहेगा, तो आप धोखा खा रहे हैं। एक लाइन यहां बहुत साधारण शब्दों में गहरी बात कहती है, What you don't maintain, you lose। मतलब जिस पर आप ध्यान देना बंद कर देते हैं, वो धीरे धीरे हाथ से फिसल जाता है। रोहित अब समझ चुका है कि कुछ आदतें ऐसी हैं जिन्हें उसे जीवन भर निभाना होगा। कोई भारी नियम नहीं, बस बुनियादी चीजें, खुद से ईमानदारी, सीमाएं, आराम, सीखने की आदत।
वो अब इन्हें डिसिप्लिन नहीं कहता, वो इन्हें अपनी जिंदगी का ढांचा मानता है। लेखक इस आखिरी हिस्से में एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर आप सच में सुधर गए हैं तो आपको कभी गिरावट महसूस नहीं होगी। लेखक कहते हैं यह सबसे बड़ा झूठ है। गिरावट आना तय है। फर्क बस इतना होता है कि अब आप उसमें फंसते नहीं हैं। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत राहत देती है। रिलैप्स इजंट फेलियर, इट्स इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आप फिसले तो ये इस बात का सबूत नहीं कि आप असफल हैं। ये बस ये बताता है कि कुछ बदला है, शायद थकान बढ़ी, शायद सीमाएं टूटी, शायद जरूरतें बदली। रोहित अब जब खुद को पुराने पैटर्न की तरफ जाता देखता है तो घबराता नहीं। वो खुद से पूछता है क्या बदल गया है। यही सवाल उसे फिर से संतुलन में लाता है। लेखक यहां उम्र और समय की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि आप जिस उम्र में यह किताब पढ़ रहे हैं वही आपकी शुरुआती रेखा है। बहुत लोग सोचते हैं कि अब देर हो गई, लेकिन सुधार का खेल तुलना का नहीं है। यह आपकी वर्तमान स्थिति से आपका रिश्ता है। एक लाइन यहां बहुत मानवीय लगती है, यू आर नेवर टू लेट टू बिकम मोर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। मतलब सच से जुड़ने में कभी देर नहीं होती। रोहित को अब यह समझ में आता है कि वो हर साल एक ही तरह का इंसान नहीं रहेगा। उसकी ऊर्जा बदलेगी, उसकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, और यही ठीक है। सुधार का मतलब जड़ होना नहीं बल्कि लचीला होना है। लेखक इस हिस्से में एक और बहुत गहरी बात रखते हैं, पहचान को हल्के हाथ से पकड़ना। अगर आप खुद को किसी एक टैग में बांध लेते हैं, मैं बहुत अनुशासित हूं, मैं कभी नहीं चूकता, तो वही टैग एक दिन बोझ बन जाता है, क्योंकि जिंदगी हर टैग को तोड़ने की कोशिश करती है। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत सटीक बैठती है, होल्ड योर आइडेंटिटी लूसली बट योर वैल्यूज टाइटली। मतलब आप कौन हैं इस पर ज्यादा जोर मत दीजिए, लेकिन आप किसके लिए खड़े हैं उसे मजबूती से पकड़े रखिए। रोहित अब खुद को किसी खांचे में नहीं रखता। वो बस ये देखता है कि उसके फैसले उसके मूल्यों से मेल खा रहे हैं या नहीं। अगर हां तो दिन सही है, अगर नहीं तो सुधार की जगह है। लेखक यहां खुशी की भी बात करते हैं, लेकिन किसी चमकदार भावना की तरह नहीं। वो कहते हैं कि सुधार का लक्ष्य हर दिन खुश रहना नहीं है, लक्ष्य है संतुलित रहना। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के, लेकिन अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। एक लाइन यहां बहुत शांति देती है, पीस कम्स फ्रॉम अलाइनमेंट नॉट अचीवमेंट। मतलब शांति इस बात से नहीं आती कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से आती है कि आप अंदर से कितने जुड़े हुए हैं। रोहित अब अपनी जिंदगी को किसी रेस की तरह नहीं देखता। वो जानता है कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, शायद पहले से अलग तरह की, लेकिन अब उसके पास एक तरीका है, रुकना, देखना, समझना और फिर चल पड़ना। लेखक आखिर में किसी बड़े निष्कर्ष की घोषणा नहीं करते। वो बस एक बहुत मानवीय सच्चाई छोड़ते हैं कि सुधार कोई वीरता नहीं है, यह एक साधारण दोहराया जाने वाला चुनाव है। हर दिन। एक आखिरी अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत गहराई से उतरती है, बिकमिंग बेटर इज नॉट अबाउट फोर्स, इट्स अबाउट रिटर्निंग। मतलब खुद को बेहतर बनाने का मतलब खुद को मारना नहीं है। इसका मतलब है बार बार वापस आना, अपने इरादे पर, अपने मूल्यों पर, अपने सच पर। रोहित अब ये जानता है कि वो परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन वो भटका हुआ भी नहीं है, वो रास्ते पर है, और यही काफी है। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा तोहफा है, ये भरोसा कि आपको किसी और जैसा नहीं बनना है। आपको बस इतना करना है कि जब भी आप खुद से दूर जाए तो वापस आने का रास्ता याद रखें, क्योंकि सुधार वहीं से शुरू होता है और वहीं से चलता भी रहता है।